हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चर का फीचर क्या था 1950 से लेकर 1990 में। आज पार्ट 2 में क्लास हम कवर करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। अब एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो था वो था लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सरकार ने ये सारे स्टेप लिए। सबसे पहला, जो जो प्रॉब्लम पहले थी उन्हें खत्म किया, लाइक एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। पहले किसान जो है वो जमींदार के यहाँ काम करता था। अब सरकार ने क्या किया, ऐसे सारे सिस्टम को हटा दिया, किसानों को खुद जमीन दी गई और बीच में जितने भी इंटरमीडिएरीज थे उनको खत्म कर दिया गया। उनको जितने भी लैंडलेस लेबर थे, जितने भी लैंडलेस लेबर थे, फार्मर थे, उनको ज़मीन दी गई कि भैया आप अपनी ज़मीन पे खेतीबाड़ी करो और क्लास किसी भी तरीके से ब्रोकर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़मीन है आपके पास, आप उसी पे खेतीबाड़ी करो। और ये एक्स्ट्रा ज़मीन आई कहाँ से सरकार को देने के लिए, तो जिनके पास एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन थी, सरकार ने लॉ बना के क्लास उस ज़मीन को लेकर उन लोगों को दिया जिनके पास जमीन नहीं थी, राइट। तो एबोल्यूशन ने मतलब हटा देना, खत्म कर देना, किसको, क्लास इंटरमीडिएरीज को। रेंट को रेगुलेट कर दिया कि रेंट अगर है, अगर मान लो कोई काम कराता भी है तो रेंट जो है जमीन का वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम है। अगर मान लो मेरे पास ज़मीन है और मैंने किसानों से बोला भी ज़मीन पे काम करो, खेतीबाड़ी करो, और 3 लाख रुपए का अनाज उन्होंने उगाया है, तो मैं मैक्सिमम जो रेंट ले सकता हूँ अपनी ज़मीन का वो 1 लाख है। जबकि किसान से पहले बहुत ज़्यादा रेंट लिया जाता था, जो एक तरीके से गलत था। जमींदार बहुत ज़्यादा काम करवाते थे उनसे और अनाज का ज़्यादा शेयर अपने पास रखते थे, तो सरकार ने रेंट को रेगुलेट किया। लैंड सीलिंग, अगर तुम्हारे पास एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है तो सरकार क्लास उसको एक्वायर कर लेगी और वो सारी ज़मीन उन लोगों को दे देगी क्लास जो लैंडलेस लेबर थे, या तो वो वेरी लो कॉस्ट में क्लास या तो नो कॉस्ट में, राइट। अगला है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। मैंने आपको कहा था कि एक प्रॉब्लम थी कि लोगों के पास ज़मीन तो थी लेकिन स्कैटर्ड प्लेसेस में, दूर दराज एरिया में लोगों के पास ज़मीन थी। तो जिनके पास दूर दराज एरिया में ज़मीन थी उन सब ज़मीन को इकट्ठा करके उन्हें एक ही जगह पे ज़मीन दी गई। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कि अलग अलग एरिया में ज़मीन था, उन सबको लेकर उनको एक ही जगह पे ज़मीन दी गई। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अगला है कोऑपरेटिव फार्मिंग। किसानों से बोला गया कि भाई मिलजुल कर खेतीबाड़ी करो। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या है कि आपको मिलजुल कर काम करना है, आपको मिलजुल कर खेतीबाड़ी करनी है। अगर मान लो अलग अलग खेत है, गांव में ऐसा होता भी है, तो इन सब खेत वाले मिलाकर खेतीबाड़ी करते हैं, क्रॉप को शेयर करते हैं, और साथ में किसी के पास अगर ट्रैक्टर है, किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, सब लोग मिलकर खेतीबाड़ी करते हैं, काम करते हैं। जो फसल निकल के आता है एक्चुअली वो ज़्यादा होता है। वन क्लास सब लोग मिलकर काम करेंगे तो पावर जो निकलेगा वो ज़्यादा, जैसे आप एग्जाम टाइम पे मिलकर पढ़ाई करते हो ना, ग्रुप स्टडी करते हो इफेक्टिव आउटपुट के लिए, उसी तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये है लैंड रिफॉर्म्स के पॉइंट। सेकेंड जो आता है टेक्निकल रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1950 में जो अमेरिका है वो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इतना अनाज उगा रहा था, इतना अनाज उगा रहा था कि उनका अनाज सड़ने लगा, वेस्ट जाने लगा। तब जाकर, क्योंकि देखो यार, सोवियत यूनियन विच इज रसिया और यूएस, इनके बीच में हमेशा से कोल्ड वॉर रहा है, राइट। कोल्ड वॉर बहुत लंबे समय तक चलने वाला वॉर रहा है। कोल्ड वॉर के बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में बात करेंगे, कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान चाइना वाले चैप्टर में बात करेंगे। कोल्ड वॉर का मतलब लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं होता है, मारपीट नहीं होती है, डेथ नहीं होती किसी की, बट हाँ मनमुटाव चलता रहता है, ठीक है। तो उस समय यूएस ने एक प्लान खेला। यूएस ने कहा क्यों ना समाज में अपनी इज्जत बनाई जाए, लोगों के सामने अपनी रेपुटेशन बनाई जाए। तो एक लॉ बना जिसका नाम था PL 480, ठीक है। इस पब्लिक लॉ के तहत अमेरिका ने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्री को अनाज देने का फैसला किया, बहुत सब्सिडाइज रेट पे, बहुत लो रेट पे। तो जब ये PL 480 आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा, हमें अनाज मिल रहा था और अमेरिका ने हमसे ये भी कह दिया था कि हम आपको अनाज दे रहे हैं, आप हमें बदले में डॉलर मत दो, आप हमें इंडियन करेंसी दे दो, और जितनी इंडियन करेंसी दोगे आप वो भी बहुत कम रेट पे, अप्रॉक्सीमेटली हाफ रेट पे, और इस पैसे को भी हम क्या करेंगे, आप ही की कंट्री में इन्वेस्ट कर देंगे। कुल मिला के हमें लगा यार वाह कितनी अच्छी बात है, हमारा पैसा हमारे देश में ही रहेगा और हमें अनाज भी मिल जाएगा। हम लोग इतनी ज़्यादा लत पड़ गई हमें कि हम लोग क्लास लगभग 1960s तक, 1960-65 के आसपास तक हम लोग अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए। 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, अमेरिका उस समय वार्निंग दे देता है कि भैया अब हम लोग आपको अनाज नहीं देंगे। अगर यार खुद सोचो, हम किसी पे डिपेंड रहे इतना ज़्यादा और अचानक से वो मना कर दे, तो क्लास सुब्रमण्यम साहब जो है यहाँ से गए
वहाँ पे वो 1965 के 5 में गए अमेरिका, उनसे बोला भाई क्या कर रहे हो ये? हम तो आप पे डिपेंड हैं, हम क्या करेंगे? तब इन्होंने बोला कि अगर आप हमारी कंट्री में, हम आपको अनाज दे सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉमिस करो कि आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक पॉलिसी का यूज़ करोगे, लाइक फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ें आप लगाओ, आपकी पैदावार बढ़ेगी। और अमेरिका ने इनडायरेक्टली हमें ये सारी चीज़ें बेची। बहुत दुख हुआ, कंट्री बहुत शोक में रहा कि यार इस तरीके से हमें धमकी दी गई, खासकर जब वॉर चल रहा था। उस टाइम पे एक पॉजिटिव नोट जो है पाकिस्तान रखता है, पाकिस्तान का यूएस का रहता है, पता नहीं क्यों हमारे साथ रशिया हमेशा खड़ा रहता है, इसलिए इंडिया रशिया की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से क्लास इंडिया ने कसम खा ली कि भाई अब हम तुमसे अनाज नहीं लेंगे, अब हम खुद डिपेंड बनेंगे, हम कम अनाज खाएंगे, और लेकिन क्लास हम लोग जो है वो आप पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तब जाके ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का अनाउंसमेंट किया गया। इसी ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। मजबूरी में का फायदा उठा के हमें अमेरिका ने अपना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें बेचना चालू किया और हम मजबूर थे, राइट? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है क्लास? न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड फाइव प्लान, दैट इज 1960s। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो पहले एग्रीकल्चर किया जाता था, उस चीज को हटा के क्लास हमने रिप्लेस किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा। क्या क्या ग्रीन, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, यानी कि जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो सबसे पहला हमने क्या किया, इम्पैक्ट नहीं मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आई, क्या क्या स्टेप्स सरकार ने लिया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है उसने रिप्लेस किया जो कन्वेंशनल सीड्स है, जो पुराने बीज थे ना कन्वेंशनल सीड्स, उनको हटा के नए बीज HYV सीड्स को लाया गया। HYV से रिलेटेड टू वीट, बेसिकली किसके लिए था? वीट, बाजरा, राइस, जवार, मेज एंड कॉटन। ध्यान रखना क्लास, ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली राइस और वीट के लिए था, अनाज के लिए था, फूड ग्रेन के लिए था। किसके लिए था क्लास? ध्यान रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए था? फूड ग्रेन के लिए, राइट? तो पहले HYV सीड्स फूड ग्रेन के ही आए थे, धीरे धीरे बाकी चीज़ों के HYV सीड्स आने लगे। प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई, आउटपुट हमारा बढ़ गया। गांव गांव में जाके सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाने लगा, लोगों को बताया जाने लगा, गांव गांव में पंचायती सिस्टम के थ्रू लोगों को बुला के समझाया जाने लगा आप कैसे खेती बाड़ी करो जिससे आउटपुट आपकी बढ़ेगी, किस तरीके से पुरानी टेक्नोलॉजी हटा के नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। तो ये HYV सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्लास एक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, उसको दिया गया जिम्मेदारी कि आप जो है बीज का बंटवारा करो। बहुत लो रेट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को बीज दिया जाने लगा कि आप ये बीज उगा के देखो कि फसल कितनी बढ़ती है, पैदावार कितनी अच्छी होती है, आउटपुट बहुत बढ़ जाएगा। पहले 100 किलो अनाज उगता था तो अब 150-200 किलो अनाज उगेगा। और इन खरीफ सीजन 1996, ध्यान रखना, इंडिया इज क्लास 1966 होगा आई थिंक, ठीक है, 1966 है, 1996 नहीं है, 1966 है। इंडिया अडॉप्टेड HYV प्रोग्राम फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना क्लास, 1966 है, 1996 नहीं है, 1966 में इंडिया ने पहली बार HYV सीड प्रोग्राम को अडॉप्ट किया, 1966। MS स्वामीनाथन, नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो MS स्वामीनाथन जो थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या थे क्लास? फादर थे, राइट? नेक्स्ट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो सबसे पहला HYV सीड्स को इस्तेमाल किया गया। सेकंड है केमिकल फर्टिलाइजर। आप देख रहे हो इस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर छिड़काव किया जाता था फर्टिलाइजर्स का, ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े किसी भी तरीके से फसल को बर्बाद ना करें और हमारा आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा हो। लेकिन इससे क्लास हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है इस तरीके से जब छिड़काव किया जाता है। बट हाँ, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है। हमें उस टाइम पे पैदावार बढ़ानी थी, मेन मोटो क्या था? आउटपुट को बढ़ाना है। तो आउटपुट को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर वगैरह जो है, खाद वगैरह दिया जाता था, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड दिया जाता। कहने मतलब क्या है, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए। इस तरीके से पेस्ट अटैक होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पत्तियों में ऐसे लग जाते हैं, पत्तियों को खा लाते हैं, वॉर्म होते हैं। इस तरीके से इन सब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उन सबको खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाने लगा। खाद वगैरह यहाँ दिया जाता, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। और साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट, मतलब देखो साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग की जाती थी। मतलब फार्म बना के छोटे छोटे पौधों को जो क्लाइमेट का कंडीशन चाहिए, जो उनको टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर में उसको उगाते थे, फिर जाकर उसके प्लांटेशन करते थे। मोर फोकस इज ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल कल्टीवेशन ऑफ फार्मर्स। साइंटिफिक मेथड्स आर यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, कि कैसा क्रॉप होगा, क्वालिटी ऑफ सीड्स क्या होगा, पहले से टेस्ट कर लिया जाता था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल उस लेवल का बनाया जाता था जिस लेवल की सॉइल पर्टिकुलर क्रॉप को जरूरत है। फर्टिलाइजर, ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ देखो देख रहे हो, ट्यूब में डाल के किस तरह से पौधा उगाया जा रहा है, फिर बाद में पौधा लगा दिया जाता है। ऐसे पौधे बेच भी दिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक तरीके से खेती बाड़ी करना, साइंस का यूज करना। नेक्स्ट था क्लास
मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन है मशीनों का यूज़ करना, चाहे वो ट्यूबवेल हो, चाहे इस तरह से क्लास मशीन हो, फसल की बुआई कटाई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना, इस तरह से खुदाई के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करना। तो पहले क्या होता, जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, ट्रैक्टर के आने के बाद चीज़ें आसान हो गई, मशीन का इस्तेमाल होने लगा, तो जो हार्डवर्क लगता था, लेबर लगता था पहले, वो धीरे धीरे कम होने लगा, ज़्यादा काम किसान करने लगा और आउटपुट जो है वो बढ़ने लगा। ये सारे पॉइंट्स किसके अंदर थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। हरित क्रांति आने के बाद ये सारे क्लास चेंजेस आए। अब इसके बाद इसका इफेक्ट क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, तो उसका असर क्या हुआ, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, सबसे पहला अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, क्योंकि अनाज ज्यादा उगने लगा तो हमारे पास बेचने के लिए मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है कि हमारे घर का कंजप्शन हो गया, उसके बाद भी हमारे पास अनाज बच गया जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। तो किसान अब घर का कंजप्शन करने के बाद काफ़ी सारा अनाज मार्केट में बेच रहे थे जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो रही थी। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। अब हुआ क्या, सरकार ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, किसानों से बोला कि आपका जितना भी अनाज आप एक्स्ट्रा उगा रहे हो आप हमें दे दो, हम आपसे खरीद लेंगे और एक अच्छा दाम आपको देंगे, एक नॉर्मल प्राइस देंगे जो कि आम प्राइस से ज़्यादा ही होगा और इस प्राइस पे शायद आपको कोई और ना दे, हम आपको अच्छा प्राइस देंगे किसानों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि मेन मोटो था कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो, किसान तरक्की करे ताकि आउटपुट बढ़ेगा। तो उनको पैसा देती थी सरकार और सारा का सारा पैसा, सारा का सारा अनाज जो इस तरह से बफर मेंटेन करके रखती थी कि इमरजेंसी सिचुएशन में राशन बांटने काम आ सकता है, फ्लड आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, वॉर सिचुएशन आ गया, तो भैया इस तरीके से अनाज का इस्तेमाल किया जाएगा। बफर स्टॉक सरकार मेंटेन करती थी। ये फायदा हुआ कि जो लो इनकम ग्रुप थे ना उनको भी फायदा हुआ। कैसे, देखो यार, ग्रीन रेवोल्यूशन में आउटपुट बढ़ा और आउटपुट अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर सप्लाई बढ़ती है किसी भी चीज़ की तो उसका प्राइस कम होगा, अगर सप्लाई बढ़ेगा तो उसका प्राइस कम होगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगा, सप्लाई बढ़ने लगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा क्लास, प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो जो गरीब लोग हैं उनको अब अनाज सस्ते रेट पे मिलने लगेगा। दिस बेनिफिट्स ऑल्सो लो इनकम ग्रुप। ठीक है, अगला है राइज इन प्रोडक्टिविटी, आउटपुट बढ़ने लगा, जो प्रॉब्लम पहले थी वो हमारी सॉल्व होने लगी। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आज भी क्लास हमको और एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट की, इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि हम आउटपुट को और बेहतर बना सकें, कम मेहनत करके हम लोग ज़्यादा आउटपुट उगा सकें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। बट फिलहाल ये जो 4 पॉइंट थे ये थे क्लास इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति आई, कैसे आई ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पॉइंट्स कौन कौन से थे और उसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ा। तो ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हो गया। उम्मीद है इससे एक क्लास क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हमारी कंट्री का जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना था, लेकिन 1950 से लेकर 1990 तक सारी की सारी चीज़ें सरकार अपने हाथ में रख रही थी। तो ऐसा क्या था, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, मतलब जिसे हम सरकारी कंपनी कहते हैं, जहाँ पे 51% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार रखती है, क्यों ऐसा हो रहा था कि सरकार सारी की सारी चीज़ें अपने हाथ में रख रही थी? इसके पीछे ये 5 रीज़न है, ध्यान रखना। सबसे पहला रीज़न, लैक ऑफ कैपिटल इन प्राइवेट सेक्टर। यार प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा था ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास कम पैसा या पैसा ना होने की वजह से क्लास सारी की सारी चीज़ें सरकार अपने हाथ में रखती थी। प्राइवेट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कंपनीज खोल सके, इंडस्ट्रीज खोल के चला सकें, इसीलिए सारी की सारी इंडस्ट्री सरकार खुद चलाती थी। सेकंड नंबर पे, आज जैसा नहीं है, आज तो प्राइवेट के पास बहुत पैसा है, तभी आज देखो प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है, लेकिन पहले नहीं था इतना पैसा, जिसकी वजह से सरकार चीज़ों को अपने हाथ में रखती थी। अगला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मेजर जॉब्स जो दे रही थी ना वो सरकार दे रही थी। क्यों? इंडस्ट्री सरकार की थी, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे पुलिस में, चाहे रेलवे में, चाहे क्लास आपका यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके थ्रू जितने भी ए ग्रेड के, बी ग्रेड, सी ग्रेड के, जितने भी ग्रेड की जो जॉब लगती है सब सरकार दे रही थी। तो सरकार यहाँ भी जॉब दे रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में, और सरकार लॉ एंड ऑर्डर में भी जॉब दे रही थी, और साथ में सरकार जो सरकारी कंपनियाँ हैं, जो मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न कंपनियां हैं, उनमें भी सरकार कहीं ना कहीं लोगों को जॉब दे रही थी। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का काम सरकार कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं थे इतनी जॉब देने के। तभी देखोगे आप पुराने जो लोग थे उनकी ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की सरकारी जॉब, आपको आपके बहुत सारे जो दादाजी हैं, आपके नाना जी हैं, मेजर लोग आपको सरकारी जॉब में मिल जाएंगे। आजकल के लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि आजकल सरकारी जॉब लगना बड़ा मुश्किल है। पहले बहुत आसान था क्योंकि जॉब सी वही थी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग था, सरकार के पास एनर्जी थी, सरकार के पास पैसा था, सरकार के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसकी वजह से क्लास सरकार सारी कंपनियों को खुद चलाती थी। सरकार कहती है ये कंपनी भी हम खोलेंगे, ये कंपनी हम। प्राइवेट सेक्टर का आगमन हुआ नहीं था। 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर ने तेजी से ग्रो किया, और क्लास आप लगभग देख लो क्लास विद इन 30 ईयर्स कितना आगे प्राइवेट सेक्टर आ चुका है कि आज ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट सेक्टर ही करती है।
जनरेशन ऑफ इनकम, लोगों की इनकम जो है सरकार की तरफ से जनरेट हो रहा था, कुल मिला के गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू ही लोगों को इनकम मिलती थी, तो इनकम जनरेशन भी सरकार कर रही थी। और अगला है सोशल वेलफेयर का मोटिव, सरकार चाहती थी कि सारा काम हम करें क्योंकि हम समाज का भला करेंगे, हमारा मेन मोटिव सोशल वेलफेयर का है। अगर हम धीरे धीरे हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, जैसे कुछ रेलवेज का, कुछ इंडियन ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो उस ट्रेन में टिकट महंगी मिलेगी, क्लास सर्विस अच्छी मिलेगी बट टिकट महंगी मिलेगी, गरीब लोग उसको सफ़र नहीं कर पाएंगे, उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सरकार चाहती थी कि अगर हम ये चीज़ें अपने हाथ में रखेंगे तो हमारा मेन मोटो क्या है, सोशल वेलफेयर करना। लेकिन अगर ये चीज़ हम प्राइवेट के हाथ में दे देंगे तो प्राइवेट का मेन मोटो क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। देश अभी आज़ाद हुआ है तो सरकार चाहती थी कि हम ये अपने हाथ में रखें, इसीलिए जितने भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम था सरकार उसको कर रही थी अपने हाथ में, सरकार सारी चीज़ों को अपने हाथ में रख रही थी। फिर 1991 जो अगला चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे, जब वो आया तब से धीरे धीरे सरकार ने प्राइवेट एंटिटीज़ को एंट्री देना स्टार्ट किया, कंपटीशन के लिए ओपन करना स्टार्ट किया। राइट, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना। तो फाइनली यहाँ पे हमने ये इस पार्ट को ख़त्म कर लिया। आई होप अगली क्लास के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 अच्छे से A to Z खत्म कर देंगे। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना, याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि सेशन कैसा लगा। कोई भी कमी अगर हो तो आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा उसको और अगली क्लास में बेहतर करने की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट।